स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से एनालाइज करके पढ़ेंगे। मैंने पहले से ही बायोलॉजी के और पीवाईक्यू पर अच्छी तरह से वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और पीवाईक्यू पर अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? आप सभी जानते हैं डीएनए और आरएनए दोनों में चार चार नाइट्रोजन क्षार होते हैं और उन चारों क्षारकों के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे एडिनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है डीएनए में, और यही एडिनिन आरएनए में यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ डीएनए और आरएनए दोनों में बॉन्ड बनाता है। तो इसी के आधार पर हम सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये बॉन्ड सही है, ये भी सही है। एडिनिन यूरासिल से आरएनए में जुड़ सकता है, लेकिन थाइमिन यूरासिल से बॉन्ड नहीं बनाता है। यही विकल्प हमारा गलत हो जाएगा और हमें गलत जोड़ी का ही चयन करना था। विकल्प डी सही होगा। कभी भी थाइमिन यूरासिल के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि थाइमिन डीएनए में होता है और यूरासिल आरएनए में होता है। दोनों अलग अलग न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल हैं। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं। इसे ही नाइट्रोजन फिक्सिंग कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ जीवाणुओं के द्वारा होता है, जैसे कि राइजोबियम एक प्रमुख जीवाणु है जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ये भी वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलता है। इस नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए जीवाणुओं के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, जो नाइट्रोजन को तोड़कर उसको यौगिक में चेंज करता है, और प्लांट वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को सबसे अधिक नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आप सभी जानते हैं पीबीआर 322 प्लाज्मिड में दो प्रकार के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। एक होता है एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन और दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन। ये दोनों जीन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त किए होते हैं। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिजैवी के प्रति एम्पिसिलिन का जीन प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त किया रहता है। ड्रायोपिथेकस इनमें से किसके अधिक समान थे? तो जो ड्रायोपिथेकस है, इनमें से चिंपैंजी के ज़्यादा समान थे। चिंपैंजी का चेहरा ड्रायोपिथेकस से अधिक मिलता था। यहाँ से आपको और भी याद रखना है, जो रामापिथेकस वानर थे, उनका चेहरा अधिकांशतः आधुनिक मनुष्यों से मिलता-जुलता था। तो रामापिथेकस मनुष्य के समतुल्य थे और ड्रायोपिथेकस चिंपैंजी के समतुल्य थे। कुछ रोगों के शीघ्र और सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो कुछ रोगों का सही पहचान और जल्द से पहचान करने के लिए हम एलाइसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलाइसा, जिसका पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट एसे होता है, और इसमें हम पर ऑक्सीडेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, और इस जांच से एड्स का सत्यापन होता है। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो जो बाहरी डीएनए होता है, उसको होस्ट सेल में लाने के लिए जीन गन और माइक्रोपिपेट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लांट कोशिका में बाहरी डीएनए को लाने के लिए जीन गन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एनिमल सेल में बाहरी कोशिका को डालने के लिए माइक्रोपिपेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो उत्पाद, जीव और माध्यम, ये तीनों को निर्माण करता है। इनमें से सभी सही विकल्प हो जाएगा। पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है? तो पौधों में ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन का रोल निभाते हैं। एम्फीबियन दो जगहों पर रहने वाले जीव को कहते हैं। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो क्लाइमेट कम्युनिटी होता है, वो संतुलित क्षेत्र यानी बैलेंस फील्ड में पाया जाता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक विशेष एंजाइम होता है, जो कि डीएनए को विशेष जगहों पर काटने का काम करता है। क्योंकि डीएनए को काटने का काम करता है, इस वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आरवी कैंची के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से आप कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम याद रखें, जैसे इकोआर1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिसका रिकॉग्निशन साइट GAATTC होता है, जो डीएनए को
गुआनिन और एडेनिन के बीच से काट करके अलग करता है। और एक और एंजाइम है हिंद सेकेंड, ये सबसे पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त किया गया था। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरासिल किसमें पाया जाता है? आरएनए के अंदर पाया जाने वाला प्रमुख नाइट्रोजन क्षार है यूरासिल, और डीएनए में पाया जाने वाला प्रमुख नाइट्रोजन क्षार थाइमिन होता है। ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो ताई चुंग इसमें से धान की किस्म है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं के कुछ किस्मों को आप याद रखेंगे। सोनालिका गेहूं का किस्म है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो शुक्राणु के सबसे ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, उसे एक्रोसोम कहा जाता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। एक्रोसोम शुक्राणु में बहुत ही प्रमुख रोल निभाता है। जब अंडाणु के पास स्पर्म पहुंचता है तो अंडाणु के चारों तरफ पाया जाने वाला परत जोना पेलुसिडा, इसको तोड़ने के लिए यही एक्रोसोम एक्रोसीन नामक एंजाइम को बनाता है, और यही एक्रोसीन इस परत को तोड़ता है, और इस परत को तोड़ने के बाद अंडाणु के अंदर के न्यूक्लियस से फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन पूरा करता है। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? जीन के बहुलीकरण के लिए यानी कि डीएनए का बहुलीकरण। तो डीएनए का बहुलीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पीसीआर के द्वारा किया जाता है। आप सभी जानते हैं पीसीआर में एक डीएनए की कॉपी को अनेक डीएनए की कॉपी में बदला जाता है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीसीआर की सहायता से हम जीन का बहुलीकरण कर सकते हैं। रिपीटेड प्रश्न है, कार्बनिक जैव विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इस अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया था? तो रूसी वैज्ञानिक ए.आई. ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा यह अवधारणा दिया गया था। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ट्रांसजेनिक मूसों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो जो ट्रांसजेनिक चूहा बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल हम वैक्सीन के जांच में करते हैं। कुछ बीमारियों के अध्ययन करने में ट्रांसजेनिक चूहों का इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक के जांच में भी चूहों का इस्तेमाल होता है। तो विकल्प डी इनमें से सही उत्तर हो जाएगा। इन सब का इस्तेमाल हम ट्रांसजेनिक चूहों से कर सकते हैं। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम एक नशीला पदार्थ है। इसको पापावर सोमनीफेरम नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इरिथ्रोजाइलम कोका से कोकीन को प्राप्त किया जाता है। एक और नशीला ड्रग्स है यहाँ पर, उसको भी आप याद रखेंगे, हेरोइन। इसको डाई एसिटिल मार्फिन कहा जाता है। मार्फिन से इसको एसिटाइलेजेशन प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जाता है। इसको ब्राउन शुगर या व्हाइट स्मेक भी कहा जाता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो जो क्षय रोग होता है उसका संक्रमण वायु के द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा सही उत्तर हो जाएगा। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है, और इस रोग में हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। और क्षय रोग का उपचार बीसीजी टीका के माध्यम से किया जाता है। जो जन्म के लगभग 1 वर्ष के पहले ही इस टीके को लगवा दिया जाता है। क्षय रोग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से प्रश्न रिपीटेड होते रहते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो आरएनए इंटरफेरेंस का उपयोग तंबाकू के पौधे में किया गया था। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो लिंग संलग्न अप्रभावी रूप से वंशानुगत होने वाला एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी का आकार हाशिए के जैसा हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है। तो लिंग संबंधित ये रोग है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो कोई भी युग्मक हो वो हमेशा हैप्लॉइड नेचर का ही होता है, यानी अगुणित होता है। युग्मक के निर्माण होने से पहले अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसकी वजह से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और आधी गुणसूत्रों को हैप्लॉइड कहा जाता है। एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? तो एस.एल. मिलर ने जीवन के उत्पत्ति एवं जैव विकास से संबंधित अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मीथेन गैस, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस, इन तीनों गैसों का इस्तेमाल करके
एमिनो एसिड का निर्माण किया था, जिसका संबंध जीवन के उत्पत्ति से संबंधित था। अपने प्रयोग में इन्होंने इन गैसों को 2:1:2 के रेशियो में लिया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 के रेशियो में लिए गए थे। गर्भाशय किससे संबंधित है? तो गर्भाशय यानी कि जो यूट्रस होता है वो मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, तो मादा जनन तंत्र से ये संबंधित हो जाएगा। बिरिबिरी का संबंध किससे है? तो बिरिबिरी का बायोलॉजिकल अर्थ शराब या वाइन होता है, और शराब का जो निर्माण होता है ईस्ट नामक कवक के द्वारा होता है, और ईस्ट का वैज्ञानिक नाम सैकरोमाइसिस सेरी होता है। तो इस आधार पर विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितनी गहराई से पूछा गया है। लैक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो लैक ओपेरॉन अनुदेशी जीन, दमनकारी जीन और संचालन जीन, इन तीनों का प्रतिनिधि करता है। विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। लैक ओपेरॉन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप विशेष पकड़ बनाए रखें। डीएनए साधे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? यानी सिंपल पूछा जा रहा है कि जो डीएनए होता है उससे आरएनए बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। और इन इन तीनों प्रक्रिया को एक सीक्वेंस में डीएनए से एमआरएनए फिर एमआरएनए से प्रोटीन, इस घटना को सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। कुछ बात और याद रखें, एमआरएनए से डीएनए का बनना इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और डीएनए से डीएनए का बन जाना इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो ताई चुंग इनमें से धान की किस्म है। यह भी प्रश्न डबल हो गया है। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मृत्यु दर को मोर्टालिटी रेट कहा जाता है। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। और जन्म दर को नेटालिटी रेट कहा जाता है। वेलिस्नेरिया के पुष्प हैं। तो वेलिस्नेरिया जल द्वारा परागण होता है वेलिस्नेरिया में, तो जल परागित पुष्प का उदाहरण हो जाएगा। क्राई एबी किससे नियंत्रित करता है? तो जो क्राई आईएबी जीन होता है वो क्राई प्रोटीन बनाता है, और ये क्राई प्रोटीन कपास को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अंदर जाकर उनके आंत में जहर का निर्माण करता है, जिसकी वजह से वो कीट मर जाते हैं। तो कपास के कीटों को ये नियंत्रित करता है। विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं। कैसा लगा आपका वीडियो? यदि आप वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो को आपको समझने में कठिनाई हो रही है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगा।